Hi guys, this is Mayuresh. Welcome to Aussieland Chronicles. आज मेरे साथ एक दोस्त आया है. हाय निलय. Hey guys. तो कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. So let's begin. तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सबको बताओ कि तुम कौन से यूनिवर्सिटी से हो. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में हूँ, स्टडिंग मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस. हम लोग दोनों साथ ही सेम सेमेस्टर में आए थे, अराउंड सेम टाइम. मेरा अभी सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है और ये जो वीडियो जिसके बारे में मैं थर्ड सेमेस्टर में स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा हूँ नॉर्वे, तो एक मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम है. सो दैट्स व्हाट द प्लान इज फॉर नाउ. सो होप इट गोस वेल. यार मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टडी अब्रॉड हम जब सुनते हैं, like not just we Indians but whoever is coming from their home country, Yep. तो जनरली वो एक सिलेक्टिव कंट्री के बारे में सोचते हैं. Right. अब हमारा ही एग्जांपल ले तो व्हेन वी वर बैक इन इंडिया वी वर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया. Right. सो हाउ डिड यू कम अप एग्जैक्टली टू स्टडी इन नॉर्वे, कमिंग हियर, like what was your plan, what was your thought process, if you could. Gotcha. So मैं इसका एक स्टार्टिंग एंगल दूंगा आपको जहाँ से ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ. दिस ऑल स्टार्टेड इवन बिफोर आई टुक एडमिशन इन यूनिमेल. So I had planned to go for an exchange abroad even before getting an admission in any of the unis. Oh, okay. So ये कहाँ से आइडियोलॉजी आया है आपको मैं जनरल आइडिया देता हूँ. जनरली आजकल आप अप्लाई करते हो कोई भी कंपनीज में और कहीं पे भी, तो आपको है ना कुछ यू हैव टू हैव अ क्रेडेंशियल व्हिच गोस अबव एंड बियॉन्ड अदर रेज्यूमेस, राइट? सो व्हेन यू वांट टू गो अबव एंड बियॉन्ड, you need some skills or some topic of conversation to have with the employer. Right. So when you're trying to do that, you need something, right? Everybody's going to go to uni, everybody's going to pass with grades, right? And maybe they don't really look at grades with 5% or 10% here and there, but they look for, like, as clubs and societies we have in our uni, they look for all that, right? So this is semester abroad is a way to just better your resume and have an international exposure in a different country. For example, every country has a different culture and like people around are very different than जैसे अपने इंडिया में कैसे लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे है, यूरोप एरिया में कैसे है, स्कैंडिनेविया में कैसे है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका में कैसे, सब जगह पे लोग अलग अलग है, राइट? सो एक एक्सपोजर ऐसा मिलता है कि हर एक कंट्री का स्टडी पैटर्न अलग है. तो एक बार स्टडी पैटर्न चेंज होता है तो तुमको ऐसा लगता है कि यस कुछ नया सीखने को मिल रहा है. आप भले सब्जेक्ट्स डिफरेंट लोगे, सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं कोई यूनि में, बट इवन इफ सेम सब्जेक्ट्स, पैटर्न और टीचिंग एकदम कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है. सो जब मैंने सुना था कि यूनिमेल के बहुत बहुत अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम है यूनि का, सो मैंने देखा कि ये यूनि के पास ऑलमोस्ट 200-250 एक्सचेंज पार्टनर्स है, विच इज़ लाइक हाईएस्ट इन मोस्ट कोई भी यूनि में से इन ऑस्ट्रेलिया. सो इट बिकेम माई टॉप प्रायोरिटी देन. सो ऐसा मैंने सोचा था कि एक आइडिया दिया था और मैंने प्लान किया था कि करूँगा. गारंटी नहीं था कि हो जाएगा, पता नहीं था कैसे होना है, नहीं होता कैसे होता है पता नहीं, बट सोच के जरूर रखा था, झूठ नहीं बोलूंगा. स्टार्टिंग से ही पता था कि एक्सचेंज करूंगा. स्टार्टिंग एज इन इंडिया से ही, यस. एकदम जब ये एप्लीकेशन कर रहा था ना तभी से सोच के रखा था कि एक्सचेंज करूंगा, ट्राई करूंगा, लग गया तो जाऊंगा वैसा. सो एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो कंट्री से एक पर्सन यहाँ आ रहा है और आप जा रहे हो, वही एक्सचेंज है. सो उनका भी यही होता है कि उनको एक दूसरा एक्सपोजर मिले और आपको भी मिले. सो ये बेसिकली एक पार्ट है कि आप स्टडी अब्रॉड को फुल्ली यूटिलाइज करो. अगर यूनी की जो भी चीजें हैं, यूनी के इतने अच्छे पार्टनर्स है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट. वो मेरा बेसिक माइंडसेट था. जबरदस्त. लाइक मोस्ट ऑफ अस don't think about doing things like these, or I remember a time somewhere during August or September last year, तो कुछ ऐसा ही इंडस्ट्री प्रोग्राम हमारे यूनिवर्सिटी से भी था. Like each one of us got an email on our student email IDs. तो उसमें बहुत सारे campuses across the globe मौजूद थे. तो अब झूठ नहीं बोलूँगा, बट
उसमें से आई सॉ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन द यूके, और वहाँ पे कोइंसिडेंटली एक सेमेस्टर में कर सकता था, बट गोइंग थ्रू द प्राइजेस एंड एवरीथिंग, वो मेरे मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम था, ऐसा दिल पे लग रहा था कि यार करना है बट कर नहीं सकते वाली बात। एग्जैक्टली, बिकॉज़ द कंट्री इज इवन हायर। एग्रीड। और फिर मेरी एक हिस्ट्री भी रह चुकी है उस कंट्री से, सो राइट। आई जस्ट थॉट टू नॉट परस्यू इट एनीमोर। अच्छा। तो यहाँ पे है तो ठीक है। सो what were your metrics on going with Norway, Okay. and why not some other country? ओके, सो ये एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, कैसा होता है ना, एक आपको मैं प्रोसेस का आइडिया देता हूँ। आपको है ना 3-4 प्रेफरेंसेस देने होते हैं, और वो आप अलग अलग कंट्री भी दे सकते हो, सेम कंट्री के भी दे सकते हो, आपको कोई भी लग सकता है उसमें से। वो यूनी का डिसीजन होता है एज पर द ग्रेड्स, और आपको थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्यों जाना है, क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन टाइप भरना होता है। वो करते हो आप, वो करने के बाद आप सबमिट करते हो, फिर उनका आउटकम आता है। Okay. तो है ना, there was nothing like that I had fixed that I want to go to Norway. Norway ऐसा कुछ प्लान नहीं था, एक्सचेंज जाना था कहीं पे, बस वही था। Because there is no guarantee के uni you want to go you will get it. Right. Because the best uni में the NYU, New York University, has Berkeley, has US में दूसरी 2-4 टॉप यूनीज, बहुत सारी टॉप यूनीज में भी है जिसमें गिने चुने स्पॉट्स होते हैं, लाइक 4-5 स्टूडेंट्स, वो भी बैचलर्स और मास्टर्स की मिला के 5 स्टूडेंट। तो वैम भी कितना, मार्क्स भी कितने चाहिए होते हैं। तो लिटरली मैंने देखा है HEC पेरिस, और उसमें 90-85% वैम पे क्लोज होते हैं, क्योंकि 5 ही सीट है, 4-5 सीट है। Right. तो मैंने जब प्रेफरेंस डाला था, मैंने वे अबव माय लीग डाल दिया था ऑनेस्टली। मैंने HEC पेरिस डाल दिया था, फिर कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल डेनमार्क डाला था, और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में डाला था। मैंने नॉर्वे वाला डाला ही नहीं था। Okay. सोचो मेरा ऐसा होगा था कि मैंने नॉर्वे वाला तो मेरे लिस्ट में भी नहीं था। तो ये कैसे होता है कि तुमको एक थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके 3 प्रेफरेंसेस में नहीं लगता है तो हम रेकमेंड कर सकते हैं तुम आपको, अगर इफ यू वांट वी कैन रेकमेंड यू अ यूनिवर्सिटी दैट इज हैज फ्री अवेलेबल स्पॉट्स, एंड देन इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू गो और नॉट। So when you say by meaning hum, so is it like a university or your agent back in India? In the sense, no, everything the Okay, uni does. the uni does it. The Okay. uni does it for you. Okay. There is a particular department which is like overseas study abroad. Okay. They look after it completely. So there is everything you have to communicate with them, and they reply to your emails and stuff. It is an entire different separate department. There's nothing to do with the agent in India. Okay. So this is just through them. But everything, visas and everything, you have to do it. They're just a mediator between the uni and you. And even the exchange host university, you have to communicate to them. They won't communicate everything to the, you and to the university. Right. They just tell you what is the process, and then you have to do the rest. So ऐसा था कि ये यूनिवर्सिटीज में जो 3 प्रायोरिटी थी, उसमें मैंने 4th प्रायोरिटी में मैंने टिक करके रखा था कि इवन इफ आई डोंट गेट इन 3, जब मैं तो वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मिल जाएगा तीनों में से, बट अपने को पता ही नहीं कि इतना कम सीट्स है। Right. तो और टॉप यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज की कम सीट्स है और मार्क्स भी इतने हाई है, जबकि मुझे 70 वैम के आसपास ही था, ज़्यादा नहीं था तभी। तो तभी मैंने ऐसा सोच रहा था कि टिक करने में क्या जा रहा है, लेट्स टिक इट। फिर जब एक्सचेंज का आउटकम आया तो मुझे मेल में आया कि यू हैवंट बीन अलॉटेड 3, तभी तो मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि मुझे नहीं मिला है। फिर नीचे लिखा था वी वुड लाइक टू गिव यू सम रिकमेंडेशंस अबाउट सम यूनिवर्सिटीज, प्लीज लेट अस नो इफ यू वांट, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। तो मैंने वो मेल पे रिप्लाई किया, तो मैंने बात किया उससे, कॉल पे किया आई एम इंटरेस्टेड, और कॉल पे बात हुआ तो उसने मुझे 4-5 यूनिवर्सिटीज़ दी। ये उसने मुझे आल्टो यूनिवर्सिटी दिया, फिनलैंड में एक है, फिनलैंड में एक हेलसिंकी में है गेस वो, मतलब फिनलैंड कंट्री में सिटी हेलसिंकी में वो। फिर एक है बहुत फेमस है, कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड अपने यूके में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में भी मिला था मुझे, और NHH में जिसमें जा रहा हूँ उसमें। तो मेरे को 4-5 ऑप्शन आए, एक 2 और ऑप्शन थे, पर मैंने थोड़ा देखा यूके मुझे जाना नहीं था, बिकॉज ऑफ जनरली मेरा यूके से इतना वो नहीं है, आई डोंट वांट टू गो टू यूके, इट्स जस्ट माय पर्सनल प्रेफरेंस, नथिंग, नो हेट ऑन दैट। बट
यूके मुझे नहीं पसंद है एंड ऑलवेज यूरोप एंड स्कैंडिनेविया रीजन में इंटरेस्ट रहा था Right. और मेरा पहले से भी प्लान था कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज ही मैंने डाली थी इसमें भी Right. और उसमें से कोपेनहेगन डेनमार्क की स्कैंडिनेविया तो उसने भी जब नॉर्वे और फिनलैंड दिया तो दैट इज आल्सो स्कैंडिनेवियन और एक रीजन में सारी कंट्रीज का कल्चर सिमिलर होता है जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बहुत सिमिलर कल्चर है और इंग्लिश बोलते हैं इवन इफ दे हैव अ नेटिव लैंग्वेज बट वो इंग्लिश स्पीकर्स भी अच्छे होते हैं वेस्टर्न यूरोप में जो जर्मनी है वो साइड अलग कल्चर है ईस्टर्न यूरोप में अलग कल्चर है थोड़ा Yeah. सो मैंने बोला स्कैंडिनेवियन रीजन में मिल रही है तो व्हाई नॉट नॉर्वे इज आल्सो गुड ऑप्शन मैंने थोड़ा यूनिवर्सिटी का रिसर्च किया एनएचएच के क्या ऑफरिंग्स है क्या है सब्जेक्ट्स एंड ऑल 3-4 दिन दिया उसको भी मैंने बोला था गिव मी सम टाइम आई हैव टू थिंक अबाउट इट एक यूनिवर्सिटी पे फाइनल किया फिर एंड देन आई गिव हिम अ रिप्लाई दैट आई एम इंटरेस्टेड फिर वो प्रोसेस आगे गया फैंटास्टिक जबरदस्त मतलब सुन के काफी हाँ दिल से अच्छा लगता है ऐसा सब एंड जिस तरह का माइंडसेट एक डेवलप होता है इस पूरे प्रोसेस में लाइक आप ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ रहे हो राइट पार्ट टाइम काम भी कर रहे हो एंड देन यू आर इन द होल एप्लीकेशन प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन काफी एक्टिव था यस तो हेक्टिक तो ऑब्वियसली काफी ही रहा होगा तो ये पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे लगी और कॉस्ट वगैरह कैसे था वीज़ा का या प्रोग्राम का भी सो बेसिकली ये एक्सचेंज कैसा होता है ना कि आप अपने यूनिवर्सिटी में ही जो कोर्स कर रहे हो ना उसमें ही आप एक्सचेंज पे एक सेमेस्टर के लिए जा रहे हो तो बेसिकली आपका कोर्स वही है आप जो एक सब्जेक्ट का आपको जो क्रेडिट्स मिलता है वो क्रेडिट्स आप वहाँ पे करते हो सिर्फ और वो ट्रांसफर हो जाते हैं क्रेडिट्स दैट्स इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वहाँ मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा हूँ वहाँ सिर्फ सब्जेक्ट्स लेता हूँ जैसे ये सब यूनिवर्सिटीज में अपने को एक सब्जेक्ट लेना होता है तो मैं वहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसके मुझे वो लोग क्रेडिट्स देंगे और ये यूनिवर्सिटी से मैंने अप्रूव करवा लिया है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स देना और उन्होंने एक बार अप्रूव कर दिया तो मैं वापस आऊंगा ट्रांसक्रिप्ट दूंगा मेरी वहाँ की देन दे विल गिव मी 50 क्रेडिट्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेमेस्टर ओके सो बेसिकली उस हिसाब से ये कैरी होता है देयर इज नो पर्टिकुलर लाइक डिग्री जो मैं वहाँ कर रहा हूँ जस्ट अ समर एक्सचेंज लाइक एन एक्सचेंज प्रोग्राम राइट सो और आपने पूछा नॉर्वे का फी स्ट्रक्चर राइट तो फी में ना फी कैसा है कि इसमें कोई फीस नहीं होती ऐसे क्योंकि आप जो फीस यहाँ भर रहे हो वहीं आपको भरनी होती है और वो जो स्टूडेंट यहाँ आने वाला है वो वहाँ अपनी फीस भरेगा तो वो जो वहाँ फीस भर रहा है मैं वहाँ जाने वाला हूँ वो मेरी फीस पे यहाँ आ रहा है बेसिकली एक कॉमन कॉन्सेप्ट वैसे है क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो मेरे को मेरी फीस यहाँ ही भरनी होती है जो मैं यहाँ पे फीस भर रहा हूँ दैट्स द सेम बट वीजा और सब चीज की जितनी भी फीस करनी है वो सब खुद करनी होती है बिकॉज वीजा इज अ प्रोसेस एंड इंडियन वीजा पे तो यू नीड टू गेट अ पर्टिकुलर VFS ग्लोबल के थ्रू वहाँ जाके वो आता है पासपोर्ट स्टैम्प करके सो वो प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ता है हम लोग को और ऑजी लोग को और सबको काफ़ी इजी प्रोसेस है इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन थिंग एंड गेट्स डन इन अबाउट सम डेज तो वो एक इजी है प्रोसेस बट ये उधर का अकोमोडेशन से लेके लिविंग एंड एवरीथिंग यू हैव टू पे एंड इवन द वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग यू हैव टू पे जस्ट फीस कुछ नहीं भरनी मुझे एंड मुझे वीज़ा के टाइम भी देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्रूफ ऑफ फीस और समथिंग उसमें एक्सचेंज स्टूडेंट आ जाता है तो यू आप लिख दोगे कि आई डोंट हैव टू पे एनी फीस तो मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगे वीज़ा में रिलेटेड टू फंड्स कि भाई फंड्स है कि नहीं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हो जाता है तो इट इज़ काफ़ी सिंपल टू गेट ऑल दीज वीज़ाज क्योंकि अच्छा एक बार एक कंट्री का आपको वीज़ा लग गया विच इज़ अ रिलायबल कंट्री है अच्छा कंट्री है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तो दूसरे प्रोसेसेस इजी हो जाते हैं बिकॉज मैंने उनको जब बताया कि मैं अब्रॉड में हूँ तो मैंने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा भी भेजा तो दे नो कि भाई मैं यहाँ पे कंट्री से कर रहा हूँ अप्लाई तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो रेसिडेंट परमिट है मेरे पास यहाँ पे मतलब जो अपन स्टूडेंट में है तो वैसा प्रोसेस है हर एक कंट्री का डिफर करता है अभी मेरी एक फ्रेंड बेल्जियम जा रही है अभी मेरे साथ ही एक्सचेंज में और जर्मनी एक जा रही है तो उनको इवन इफ यहाँ पे होने के बाद भी प्रूफ ऑफ फंड्स मांगा है वहाँ पे कि भाई लिविंग के लिए फीस तो उनको भी नहीं भरनी बट लिविंग के लिए मुझे लिविंग के लिए भी नहीं मांगा प्रूफ ऑफ फंड्स तो फिर उनको क्यों मांगो और तुझे क्यों नहीं कंट्री अलग है ना मैं नॉर्वे में जा रहा हूँ वो जा रही है बेल्जियम और एक जा रही है जर्मनी एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट इवन इफ दे कम इन द शेंगन रीजन बट एवरी कंट्री हैज डिफरेंट रूल्स वीजा सबका लगता है अगर एक बार आपका लग गया रेसिडेंट परमिट या स्टडी परमिट या जो भी है हर एक कंट्री में अलग अलग बोलते हैं
तो वो लग गया तो आपको सारी शेंगेन कंट्रीज में जाने मिलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आप जो कंट्री में जाने वाले हो अप्लाई तो वहीं करोगे, Right. तो उसका प्रोसेस हर एक कंट्री में डिफरेंट है। सो Right. वो थोड़ा एक प्रॉब्लम है इन यूरोप में पर्टिकुलरली। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ये बहुत देखना पड़ता है कि कौन सी कंट्री की क्या चेकलिस्ट है। Right. तो वो तब मेरे प्रोसेस में मुझे बहुत टफ पड़ा था, क्योंकि मैं चेकलिस्ट देखता था, एक एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता था कि ये चेक किया मैंने कि हाँ ये ऑर्डर में है कि नहीं, ये मेरे पास है कि नहीं, ये सारा चेक करके आपको जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग रिलेंटलेस होते हैं। और वो लोग की जो कुरियर सर्विस से एम्बेसी में जाता है, वो लोग दे जस्ट से कि यू डोंट हैव दिस एंड दैट्स डन, फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट या जो भी है। तो वो लोग काफ़ी सारे लोग आए थे मेरे साथ भी, इवन विजिटर वीज़ा करने और नॉर्मल स्टडी परमिट के लिए भी। तो डूएबल प्रोसेस है बट थोड़ा हेक्टिक है, इट्स फाइन। मतलब ऐसे भी नहीं है कि बहुत कुछ है, आप Right. कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स एनीवेज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होते ही है, राइट? आप आए थे Right. तो वही सेम प्रूफ ऑफ फंड्स भी आप दे सकते हो। Okay. तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अनयूटिलाइज भी पड़ा होगा और वहाँ के जो मिनिमम दिखाना होता है वो लोग हर एक चेकलिस्ट में लिखा हुआ रहता है, वो आप लिविंग के लिए दिखा दो कि 5 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए, दैट शुड बी गुड। Right. और वैसे भी हम यहाँ पे आके पार्ट टाइम या कैजुअल जॉब्स Right, करते हैं, right. तो वो भी अगर- अपन दिखा ही सकते हैं, लाइक हाँ। वर्किंग समवेयर। यहाँ का नहीं दिखा सकते आप, मतलब आपके पास बेसिकली वो लोग 2-3 चीजें ही मांगते हैं। बैंक Okay. स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स में जैसे लोन एप्लीकेशन या सैंक्शन लेटर या जो भी है वैसा कुछ, या तो फिर आपके ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में पड़ा होगा वो। आप जॉब प्रूफ नहीं दे सकते। एक और चीज मैंने जो नोटिस की थी एप्लीकेशन में, अगर आपके पास नॉर्वे में कोई जॉब है अब ऑलरेडी कि भाई आपके पास फिक्स्ड वो है, क्या बोलते हैं, जॉब का कंफर्मेशन और वो, तो आप उसका एक कॉपी देके आप बोल सकते हो कि मेरे पास 20 आवर्स ऑफ वर्क है वहाँ पे और मैं इतना कमाऊंगा, वो भी एक प्रूफ ऑफ फंड्स हो सकता है। यस। ओके, नाइस। तो फिर लाइक एक जेन्युइन क्वेश्चन है, हाँ, अब यहाँ पे हम जब रह रहे हैं तो ऑब्वियसली एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट टेंड्स टू वर्क ऑन पार्ट टाइम और कैजुअल। राइट So now that you are going to Norway, will you be working there or राइट। how is it? So how does this go is like people can work. Okay. It depends on the country as well. This is again a country thing, right? Okay. Every country gives a different kind of like visas with work hours or limits on work hours. So where I'm going, Norway gives 20 hours a week. They're going to give me at till the time I have the study permit for the entire semester. So I get a 20 hours, and that is a given. When you get a, they have written that whenever you get a study permit, it is a given you have a working right of 20 hours. Okay. तो इशू होने के बाद they don't need to give specific rights. जैसे अपने को वीजा में if you get a Australian student visa, you are bound to get, you are like Right. you have been given like a 24 hours a week kind of thing. So here also you will be given naturally. Okay. But depends on country. दूसरे country में दूसरे rules भी हो सकते हैं. It is totally depends on which country you are going to. But I am planning to, if I get an internship, I would love to work with some company there. But part times might be or might not, probably not. क्योंकि if you're going only for 4 months, you want to explore the country and you want to even study the university, explore the university, go around with people and stuff. So spending time working is like 4 months. Even Australia में तो काम कर रही है, हम सब करते ही हैं. तो 4 months के लिए जा रहे हो तो अगर ना भी करो तो shouldn't make a difference. Right, yeah. But that's fine. मतलब मेरा अगर प्लान है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट टाइम काम करने का प्लान नहीं है, जस्ट लाइक कोई कैजुअल जॉब या ऐसे रेस्टोरेंट या एनीवेयर। बट हाँ, अगर कोई इंटर्नशिप मिलती है जो मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ तो वो आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू डू इट। Okay. So now coming back to your application process, so could you like let us know about a step by step Guide to how guide yes. to how exactly did you apply for Sure, it? sure. So the process goes as before one semester, the semester you're going to plan to go, you have to apply to the university in their particular overseas study abroad, whichever the thing they have, a specific branch. You have to apply to them, and it starts with like just a basic questionnaire with preferences. So when I came in my first semester, at the end of first semester and the start of second semester, I applied because I was going to go in the third semester, right? So that time I just filled this form with preferences and some questionnaire, like question answers. I filled that and I had to wait about for a month, for more than a month actually, for an outcome.
They told me about this universities which I told कि भाई ये सारी मुझे options मिली है. Then I selected one. फिर उसके बाद कैसे होता है कि आपको वहाँ की यूनी की हैंडबुक से गो थ्रू करना पड़ता है. जैसे अपने इसमें हैंडबुक्स होती है कि क्या सब्जेक्ट्स ऑटम सेमेस्टर में जा रहा हूँ तो उधर क्या सब्जेक्ट्स है. वो एक बार सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आप फिर देखोगे कि आपको कौन सा करना है. फिर आप ये यूनिवर्सिटी में वही स्टडी अब्रॉड का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप एक और फॉर्म भरते हो जिसमें आप ये सब्जेक्ट्स मुझे करने हैं उसके लिए उसकी डिटेल्स देते हो एंड फिर आप वो लॉन्च करते हो कि भाई. और वहाँ पे 7.5 क्रेडिट्स है एक सब्जेक्ट का विच इज इक्विवेलेंट टू यहाँ का अपना कितना क्रेडिट्स होता है एक सब्जेक्ट का 12 पॉइंट समथिंग राइट 12.5 है राइट. हाँ तो वो इक्विवेलेंट होता है तो एक सब्जेक्ट के बेसिकली वो भी देखना पड़ता है कि आपको कितने सब्जेक्ट को कितने क्रेडिट्स मिलेंगे. तो 12.5 क्रेडिट्स उधर का 7.5 इज इक्वल. सो वहाँ पे 7.5 to 4 में 4 सब्जेक्ट्स के अंदर 30 क्रेडिट्स हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 50 क्रेडिट्स विच इज इक्वल टू फुल टाइम स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया राइट. और फुल टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे भी आपको फुल टाइम स्टडी करना पड़ेगा राइट. सो 4 सब्जेक्ट्स करेंगे तो 50 क्रेडिट्स हो गए वैसा. तो वो प्लान था. तो वो एक बार आपको अप्रूव करना पड़ता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न मुझे गिव मी एन अप्रूवल स्टेटिंग दैट यू कैन डू ऑल दिस सब्जेक्ट्स and you will get a credit transfer once you come back. Okay, just one quick question on this. So from my understanding it won't have any complications when you file for a TR. No. After you complete your full time in Australia. This was one of the doubts even I had that this shouldn't hamper my working rights and stuff when I graduate. But it wouldn't. Australian government gives a particular option and like gives an option for all the international students if they want to go to study abroad and do an exchange. Even there are a lot of like global business practicum like subjects where you go for like a 1 month and do a case study kind of with a company. Lot of stuffs happen, so there is an open thing for the international students to go for an exchange or anything. So the university itself notifies the departments of Home Affairs that I'm not going to be here for this semester, and the university does most of that stuff. And even I need to notify them with stuff that most of the things the university does for us. But I notified the university that I'm going, and I have to confirm it. Once I confirm, there is a particular like page where you have to commit to the exchange. That is done when I reach there. And I fully have done into the subjects and stuff because that is like the ultimatum thing. Right. Everything is done and now you are going to do this. Right. Because then your semester is waste if you don't do it and commit before that and you don't get the visa or something like that. So once I do finish that, commit, they send everything to the Home Affairs that I'm not here for a semester and stuff. So TR hamper नहीं होना चाहिए. Okay. 2-4 उनकी guidelines है कि आपको full time study यहाँ पे करना चाहिए, वहाँ पे भी आपको full time करना है. अब 2-4 और guidelines थी, मैंने सारी read की थी. I was complying with everything. मतलब आपके पूरे credits भी complete होने चाहिए. वैसा भी था कि आपके यूनिमेल में जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे वहाँ पे credits कम नहीं होने चाहिए या time वो नहीं होना चाहिए आपका arrival और वो जो भी है visas और वो सब. तो वो भी थोड़ा लिखा हुआ था. But everything is fine if you comply with all the guidelines. Like is it grade specific? Like say for example if someone has 2.5 GPA Okay. out of 4. Right. So is he eligible to apply? 2.5 GPA is probably 70%. I'm not sure. 60%. Maybe less than that. Maybe they can. There is no minimum boundary, but Okay. the university sets boundaries. Right. For example, Right. the university there where I'm going to can set a boundary that applications 70 plus FAM required or something like that. So the University of Melbourne doesn't have any say on that. The university itself says that we will take exchange students as per this guideline. But yeah, depends on the popularity, depends on the university as which is good, which is not good. As this NHH, the university I'm going to, is a very small university, kind of a research-based university, and like very easy going. And just its full form is Norwegian School of Economics, so it only has economics and like finance, totally commerce subjects. Okay. There's nothing like biotech, like science or whatever. It's just an economics commerce side of the subjects. So it's very small uni, like 3-4 buildings and stuff. So yeah, depends on the uni as well.
a lot of people, it's good uni. As I said, Copenhagen Business School is really famous. HEC Paris also is really famous. So all these unis have a really good WAM requirement. So even if you don't have a 75, maybe they won't even select you. But they didn't give a guideline. If I would have seen a guideline stating 75, I wouldn't have even applied. But the competition here was really high in Unimed itself. Right. Like even if they have not given any notification on how much WAM you require, but itself in Unimel the competition was really high because of less seats and good people scoring crazy marks. So yeah. Awesome. So now that we are in the southern hemisphere, Yeah. and you'd be going to the northern hemisphere. Yeah. So what exactly are you looking forward to? So obviously Northern Lights, everybody knows that most famous thing. So probably I'll be back in December end or something. So from November end, the season of like winter starts with like probability of Northern Lights increasing. So probably Northern Lights I'll be able to see and visit at least 4-5 countries. Maybe like on my list is like Germany, Italy, then Denmark, Iceland. Even I want to go to Iceland. Iceland is a really good country that I've heard of. Also, some of the countries that some of my friends told me is really good. Austria, Hungary, Lithuania, Romania. It's really good countries with like good treks, good adventure stuff, and they are like underrated kind of like. A lot of people go to France, Germany, and everybody's gonna go to France and Germany once in your life, right? Because it's a really famous thing. So one of my professors is Italian, so he was telling me that where you want to go, think about it, because Germany, France, you're probably going to go again with family or friends or something like that. Go to places where you probably won't visit in your life and like are underrated, and young people go to these places even in Europe, Hungary, Austria, Lithuania, Romania, really famous. And you should probably go to these places, you will love it more. He told me. So probably some of those countries if I'm. Have you ever thought about Czech Republic? I haven't heard anything specific of. Probably every country, to be honest, in Europe is really good. If you go to the eastern side, there's Greece and stuff. Everything is really fun, but you obviously have to restrict somewhere. Like obviously, because it's even if people think Europe is like a country, kind of like a joint closed country, but it is really big. Yeah. If Norway is like on the top left hand side and Greece is like on the bottom right hand side, right? So it is probably going to take really long. Even things seem to be close but are really far. Right. So by flight you can reach in different countries in an hour or so, but if you want to take the train and stuff, it is 8 hours, 10 hours, 12 hours to different places. And yeah, Scandinavia is like even more divided than like the main Europe, Central Europe or Western Europe. So yeah, if I'll get a chance, I'll go to some Scandinavian countries like Denmark and Finland or Sweden, probably Sweden. Yeah, Sweden is really good. I've heard Stockholm. So I can go there, Iceland, and maybe 2-3 countries, Italy, France, and something, or maybe if not that, then Austria, Hungary, or Romania. So that should be fun. So 4-5 countries is on my hit list, and I have not specifically decided, but Germany is really good in like Oktoberfest. They have a thing called Oktoberfest where people are like beer bolu. So people usually drink beer and stuff in the Oktoberfest, and like they are like the main creators of beer. So like people go around, have parties and stuff. So maybe I want to experience a little bit of that in Berlin or something, and then go to like some treks. The place I'm going to is Bergen city. It's a really good place for treks and stuff. So maybe I explore more of Bergen, Oslo, just Norway. Going around Norway is also more than enough. And 2-3 countries, that's it. Maybe, let's see. Hope that I can visit 4-5 countries if I can. Beautiful, that's beautiful to hear. And just one last question for our audience who are watching. Yep. So, what's that one crucial advice you'd like to give someone who would want to study in a different country after coming here? Right. So, what's your message? One advice is just think ahead, plan ahead like I did, because
I'm coming for a study abroad, and then I'm going to study abroad again. So it is like study abroad square kind of a thing. Yeah. Study abroad का study abroad हो गया ये, ठीक है? Like a So true blue yeah, like it's study like a abroad. study abroad, study abroad, study abroad kind of thing. So overseas studies, one of the guy in the seminars I went to of this exchange told me this joke. He was like, I'm already a study abroad student and I went for a study abroad. Like we were laughing about that because एक स्टडी अब्रॉड के लिए ऑलरेडी आए हो, यूजुअली कोई सोचता ही नहीं है कि स्टडी अब्रॉड कोई सोचेगा ऐसे. Exactly. इट इज लाइक अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पीपल कि भाई तू ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है. लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी आल्सो कि तू ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया है, क्या करेगा यूरोप जाके. Exactly. लोगों को ऐसा लगता है क्या Mindset करेगा बन वहाँ जाता पे, है. कि Right. लोगों को ऐसा लगता है कि इसका कोई है नहीं वजूद, यूज नहीं है कोई बेसिकली. बट एवरीथिंग हैज अ रीजन. हर एक चीज का कोई कारण ही होता है और तुम सोच के चलते हो, सोचे बिना तो कोई कुछ करेगा नहीं. बट बेसिकली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है फ्रॉम माय एंगल. एवरी सिटी में खर्चा अलग अलग है. मैं बर्गन जा रहा हूँ तो मेरा ऑस्ट्रेलिया से रफली जितना खर्चा है या थोड़ा कम खर्चा है. बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो कोई भी कंट्री में जाओगे तो आपको रिलेटिवली, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आपको लगेगा कि भाई ठीक ही है, इतना कुछ महंगा नहीं है कहीं पे, क्योंकि इधर आप वैसे भी महंगी चीजें करते हो और रहते हो, रेंट इतना भरते हो. सो तो मुझे अराउंड थोड़ा कम में पड़ रहा था, रफली 800-900 AUD के अराउंड मंथली एक्सपेंस के अराउंड कुछ अभी तक मैंने वो किया है बजट. सो वो रफली मेरे को पड़ रहा है. तो इधर अगर किसी को 1300-1400 पड़ रहा है तो मुझे थोड़ा $300 सस्ता अभी बजट हो रहा है. अगर 1000 AUD हुआ तो भी इधर से थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा मुझे. सो वो भी उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई कॉन नहीं है बेसिकली, इसमें प्रोज ही है सारे, सो व्हाई नॉट. Right. बराबर. और एक एड ऑन ही है तो एडवांटेज होगी इवेंचुअली. जैसे कि अब मैं बोलता हूँ, कोई मुझे काफी लोग ने बोला कि क्यों जा रहा है और क्यों करना चाहता है, राइट. सो तो उन्होंने बोला क्या ही फायदा होगा इसका. तो मैंने बोला देखो, लोगों को मैं जनरली ये एडवाइस है कि एक छोटी छोटी चीज से है ना एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. Exactly. राइट. तो ये एक चीज है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सीवी पे सिर्फ ये एक चीज से मेरा बहुत कोई इम्पैक्ट पड़ जाएगा. बट ऐसी छोटी छोटी मैंने पूरी यूनी लाइफ में 4-5 चीजें भी कर दी तो इम्पैक्ट होगा. And it तो will last. एक चीज पे, हाँ, एक चीज पे इम्पैक्ट नहीं देख सकते यार तुम. लोगों का ये बहुत गलत आइडियोलॉजी है कि बोलेंगे कि यार ये चीज से तेरा क्या होने वाला है. ये चीज से नहीं होगा, बट इसके साथ में और चीजें भी कर रहा हूँ ना, तो एक साथ मिलके, जैसे कि जैसे दो लोग है और दो लोग के साथ अगर कोई दो कंपनी मर्ज होती है, बेसिकली एक ऐसा आइडिया देता हूँ लोगों के एग्जांपल से. अच्छा, दो कंपनी मर्ज होती है, सो एक इंडिविजुअल से दो मर्ज होने से और बड़ी होगी, राइट. Right. सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं इसे हम, राइट. कि भाई जब तुम जुड़ते हो तो तुम दोनों के इंडिविजुअल एडेड पावर से भी और ज्यादा पावरफुल होते हो, बिकॉज इट्स अ सिनर्जी इफेक्ट. सो बेसिकली वो इफेक्ट की वजह से मैं एक चीज ये एक्सचेंज कर रहा हूँ, एक कंपनी समझ लो उसको. फिर मैं एक क्लब में मैं अभी इवेंट कोऑर्डिनेटर था, और मैं आने के बाद मोस्टली कोई जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट या कुछ वही क्लब में बनूंगा या दूसरे क्लब करूंगा. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. देन देयर इज ग्रेड्स, देन देयर इज एक्सचेंज, देन देयर इज मोर नेटवर्किंग. ये सारी चीजों को ऐड करेंगे तो एक वो इफेक्ट बनता है, राइट. अब ये कोई इंडिविजुअल चीज को बोलेगा तो बोलेगा क्या तू मार्क्स पे कंसंट्रेट करना है, ये क्यों करना है. लोग अपना आइडियोलॉजी रहता है मार्क्स करो बस, बराबर. जो यहाँ के आप पे सबको चेंज हो जाता है, पता चलता है कि भाई मार्क्स से इतना कुछ किसी को नहीं परवाह है. कोई भी फील्ड में कुछ भी चीज में डिग्री करके घुस जाता है, राइट. सो दैट आइडियोलॉजी पीपल हैव टू चेंज कि भाई ये चीज से क्या होने वाला है. And I one more would thing- like to say that कि भाई वो चीज पे ध्यान रखना चाहिए. एक चीज का वो मत लो कि भाई ये एक चीज से क्या हो रहा है. जस्ट लुक एट इट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि भाई ये चीज करूंगा, मैं दूसरी चीज भी करूंगा, और हर एक चीज का मिलके एक बड़ा आउटकम निकलेगा. सो लोगों का छोटे नजरिए से देखना छोड़ दो, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो. Yeah, like the way I see it, अगर तू तेरे लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करके 50 साल ढकेलेगा, and then when you look back, Yeah. so you'll feel proud of yourself. Yeah, I definitely This agree. is an experience in itself. Like, Right. it's a lot. So basically एक ऐसा है ना, लॉन्ग टर्म में आप मार्क्स याद नहीं करने वाले हो. किसी को 10 साल बाद किसी को कौन पूछने वाला है मार्क्स. आप इधर रहोगे या एक्सपीरियंसेस कहीं भी रहोगे. कहीं पे भी Yeah. इवन इन इंडिया आप एक बार एक
एज से गुजर जाते हो तब ये सब चीज से परे हो जाते हो, ऊपर मतलब चल उठ जाते हो कि भाई मार्क्स का आपको मेमोरीज क्या याद रहने वाली, आपको कोई एग्जाम में 100 में से 90 आया है वो थोड़ी याद रहने वाला है, पर आपको ये याद रहने वाला है कि आपने क्या एक्सपीरियंसेस जिए और क्या आपने, आप किस कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपने क्या नेटवर्किंग की है, क्या ओवरऑल आपके क्या है स्टडी अब्रॉड का, मतलब यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी क्या एक्सपीरियंसेस थे, मैं जा रहा हूँ उसमें मेरे को याद आएगा मैं क्या एक्सपीरियंसेस जो मेमोरीज बनेगी जो याद आएगा। सो ये चीज इवेंचुअली दोनों चीज में है मेरे ओवरऑल एक रेज्यूमे और एक लाइफ को भी वो करने के लिए बेटर करने के लिए, प्लस एक मेरे दूसरे पर्सपेक्टिव आने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें हो रही है, कैसे करनी है चीजें, टू मेक यू टफ बेसिकली, Right. to put you in situations where you have to think कि अभी मैं क्या करूँ। Exactly. Usually आप यहाँ पे आए तो आपको सब खुद करना पड़ा, सब एक आइडिया आया कैसे करनी चीजें, फिर आप used to हो गए, हर एक चीज आप ओवर एंड अबव करोगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं मैंने कुछ नया किया है, वो किक मिलती है बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो आई गेस वो मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ। डेफिनेटली किक चाहिए कुछ लाइफ में, एक बार मोनोटोनस हो जाती है जॉब में करोगे, एवरीबॉडी व्हेन पीपल गेट इनटू जॉब्स 1-2 साल बाद कुछ भी फील्ड में जाओ इट इज गोइंग टू गेट मोनोटोनस, राइट, क्योंकि आप एक का एक काम ही करने वाले हो, मतलब चीजें भले डिफरेंट करोगे, भाई कोई प्रोजेक्ट मैनेजर तो कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स करेगा, बट मोनोटोनस इन द सेंस 9 to 5 तो जाना तो है ही, करना तो है ही वाली बात हो जाएगी। सो उसमें भी फिर वो थोड़ी चेंज करते, लोग क्यों इतना इधर फील्ड्स चेंज करते हैं, 3-4 साल ये करने के बाद दूसरे में शिफ्ट एकदम कुछ और भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो किक नहीं मिलती है, फिर एक बार वो कंटाला आ जाता है कि भाई यार आई एम टू बोर्ड ऑफ दिस मोनोटोनस जॉब, आई वांट टू गेट अवे फ्रॉम इट एंड डू समथिंग एल्स। सो माइंडसेट यहाँ पे है, तो यहाँ का मैंने जो माइंडसेट देखा है वो काफी मैंने सीखा और समझा है, सो आई थिंक कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। So yeah, मतलब काफी कुछ सीखने मिला, Right. मुझे भी, Right. and thank you so much. No worries यार, बहुत मजा आया, मयूरेश का चैनल सब्सक्राइब करो यार, अरे। बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, जेन्युइनली एफर्ट्स डालता है, सो आई एम रियली ग्लैड टू हैव सच अ फ्रेंड, बहुत अच्छा हम लोग का बॉन्डिंग हुआ यहाँ पे, इट वाज रियली फन। अभी मैं जा रहा हूँ 5 months के लिए, तो 4-5 months के बाद मिलूंगा इसको। Definitely. Yeah. और अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, Sure. so I will try to ask him, मतलब जितना इससे हो पाएगा मैं भी उतना कमेंट he'll कर दूंगा answer. अगर कुछ yes, sure. So that's a given, Yeah. and I'll see you in the next video. Bye guys. Bye bye. Take care. Bye.